नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष नायक, व्याख्याता शारीरिक शिक्षा। दोस्तों, कोशिका का हम अध्ययन कर रहे थे। कोशिका के जो मुख्य भाग होते हैं, घटक होते हैं, उनका बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो आज की क्लास में, पहले की 2 क्लासों में हमने कोशिका के घटकों के बारे में देखा, लेकिन कुछ घटक हमारे रह गए थे। तो आज की क्लास में कोशिका के जो घटक बच गए थे, उनका हम अध्ययन करेंगे। उन घटकों में सबसे पहले अध्ययन करेंगे हम केंद्र का, न्यूक्लियस। केंद्र क्या होता है, केंद्र की क्या भूमिका होती है, इसकी क्या संरचना होती है, केंद्र के अंदर क्या क्या संरचनाएं पाई जाती है, इसका रोल क्या होता है, इन सभी बातों पे हम अध्ययन करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं केंद्र से। सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्र की, न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस है वो एक केंद्रक होता है और एक से अधिक केंद्रक होते हैं, तो केंद्र के बहुवचन को न्यूक्लियाई कहा जाता है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात करें तो न्यूक्लियस शब्द है, केंद्रक शब्द है, वो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गुठली या बीज। ठीक है, केंद्रक लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है और जिसका अर्थ गुठली या बीज होता है, सीड्स। केंद्रक मुख्य रूप से यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, तो ये बात भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर और झिल्ली से घिरा हुआ भाग होता है, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाया जाता है। और केंद्र के चारों ओर भी एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, वो रहती है, केंद्र की झिल्ली है वो रहती है, झिल्ली से घिरा हुआ भाग होता है। बात करें, इसके चारों ओर कोशिका द्रव्य भरा रहता है, अर्थात कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है वो केंद्र के चारों ओर रहता है, ये आप सभी को पता ही है। तो केंद्र के चारों ओर क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है, भरा रहता है। केंद्र की संरचना की हम बात करें कि केंद्र कैसा होता है, कैसे कोशिका के अंदर केंद्र की संरचना कैसी होती है, तो हम बात करें केंद्र की संरचना की, तो केंद्र की संरचना हम कोशिका के अंदर जब भी माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें दिखेगा कि कोशिका के अंदर एक अंडाकार संरचना दिखाई देगी, और निश्चित रूप से वो अंडाकार संरचना है वो केंद्र की ही होता है, अर्थात केंद्र की संरचना है वो अंडाकार होती है। ठीक है, केंद्र के कार्यों की बात करें कि कोशिका के अंदर केंद्र के क्या कार्य होते हैं, केंद्र की क्या भूमिका होती है, तो मैं आपको बता दूं, केंद्र की कोशिका के संपूर्ण कार्यों का क्या करता है, नियंत्रण करता है। अर्थात कोशिका के अंदर जितनी भी कार्य संपन्न होते हैं, चाहे प्रोटीन का संश्लेषण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वहां हो रहा हो या कुछ और अभिक्रियाएं हो रही है, कुछ भी है, वो क्या है, उन सब क्रियाओं के ऊपर नियंत्रण है वो किसका होता है, केंद्र का होता है। दूसरी बात यह कोशिका के पुनः उत्पत्ति के कार्यों को भी संपादित करता है, अर्थात केंद्र के मुख्य कार्यों में ये कोशिका के लगभग संपूर्ण कार्यों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अब हम बात करें केंद्रक में पाई जाने वाली संरचनाएं कि जैसे कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, तो केंद्रक के अंदर भी कुछ मुख्य घटक पाए जाते हैं, कुछ संरचनाएं पाई जाती है। उन संरचनाओं की बात करेंगे तो उन संरचनाओं में सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्र के चारों ओर जो केंद्र की झिल्ली पाई जाती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसके बाद केंद्र के अंदर पाया जाता है केंद्र द्रव्य पाया जाता है, केंद्र द्रव्य पाया जाता है, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स, जो केंद्र के अंदर पाए जाते हैं, उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम केंद्र की झिल्ली की, कि केंद्र की झिल्ली है वो क्या होती है और किस प्रकार की बनी होती है। तो मैं आपको बता दूं, ये केंद्र के चारों ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है। पारदर्शी का मतलब होता है जिसके आर पार देखा जा सके, जिसके आर पार अंदर या बाहर कोई अणु, कोई पदार्थ है वो क्या आवागमन कर सके। ठीक है, तो केंद्र की झिल्ली है वो केंद्र के चारों ओर पाई जाती है और एक पारदर्शी झिल्ली होती है। आगे हम बात करते हैं कि इस झिल्ली का मुख्य कार्य है क्या होता है, केंद्रक द्रव्य।
केंद्रक न्यूक्लियोप्लाज्म तथा कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म के मध्य पदार्थों के आवागमन पर नियंत्रण करना होता है। अर्थात केंद्र के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है, उसका मुख्य कार्य यह है कि जो केंद्र के अंदर से, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर से और बाहर जो साइटोप्लाज्म कोशिका के अंदर पाया जाता है, उन दोनों के बीच में कुछ पदार्थों का आवागमन होता रहता है। तो उनका आवागमन है, उनको नियंत्रित करने का काम है, वो कौन करती है? केंद्रक झिल्ली करती है। ठीक है, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के मध्य पदार्थों के आवागमन पर नियंत्रण रखना। ठीक है, ये हुआ हमारा केंद्रक झिल्ली। अब हम बात करते हैं केंद्रक द्रव्य की, न्यूक्लियोप्लाज्म की, क्योंकि कोशिका के अंदर जिस प्रकार साइटोप्लाज्म पाया जाता है, उसी प्रकार केंद्रक के अंदर भी केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। उसका क्या भूमिका होती है, उसका क्या महत्व होता है केंद्र के अंदर, तो हम बात करेंगे कि केंद्रक झिल्ली के अंदर, अभी जो जिस केंद्रक झिल्ली की बात कर रहे थे, उसके अंदर एक तरल द्रव्य भरा रहता है और उसे ही हम क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य कहते हैं। जिसके अंदर जो केंद्रक द्रव्य होता है, उसके अंदर क्या होता है हम देखेंगे, बारीकी से देखेंगे तो माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे तो बारीक धागे के जैसी जाल रूपी संरचनाएं होती है, मतलब धागों के समान ऐसे जाल जैसा संरचना आपको दिखाई देगी, और जिसको क्या कहते हैं? क्रोमोटिन जालिका। जिसको क्या बोलते हैं? क्रोमोटिन जालिका कहते हैं। अर्थात केंद्रक द्रव्य के अंदर हम देखेंगे तो कुछ धागे जैसे संरचनाएं आपको हमें दिखाई देंगी और बहुत मात्रा में दिखाई देगी, ऐसे उनका जाल बना हुआ दिखाई देगा, उनको हम क्रोमोटिन जालिका कहते हैं। आगे हम बात करते हैं कि नई कोशिका बनने के दौरान, अभी जिस क्रोमोटिन जालिका की हम बात कर रहे थे, वो क्रोमोटिन जालिका क्या करती है कि जब एक कोशिका से नई कोशिकाएं बनती हैं, तो नई कोशिकाएं बनने के दौरान जो क्रोमोटिन जालिका होती है, वो क्या हो जाती है? लंबे लंबे सूत्रों में, मतलब धागे जैसी संरचना सूत्रों में, सूत्र मतलब धागा, धागों में परिवर्तित हो जाती है, और इन्हीं लंबे सूत्रों को क्या कहा जाता है? गुणसूत्र कहा जाता है, क्रोमोसोम कहा जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये हुआ हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म, कि न्यूक्लियोप्लाज्म है वो केंद्रक झिल्ली के अंदर तरल द्रव्य होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमोटिन जालिका होती है, जो गुणसूत्रों के निर्माण में सहायक होती है, अर्थात जिसके द्वारा गुणसूत्रों का क्या होता है? निर्माण होता है। अब हम बात करेंगे केंद्रक में गुणसूत्र भी पाए जाते हैं, तो गुणसूत्र क्या होते हैं? मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, कितने गुणसूत्र होते हैं, कैसे उनकी विशेषताएं होती हैं, और महिला और पुरुष में किस प्रकार से गुणसूत्र है वो क्या करते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, इन सभी बातों का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स, मनुष्य की कोशिका में 23 गुणसूत्र अर्थात 46 गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र अर्थात 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। जोड़ों में अगर हम बात करें तो गुणसूत्रों की संख्या होगी 23। वैसे टोटल गुणसूत्र देखें तो मनुष्य की कोशिका के अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन गुणसूत्रों में 22 जोड़ी गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? समान होते हैं। महिला और पुरुष के अंदर उनकी संरचना, उनकी बनावट, उनकी संख्या वो क्या होती है? समान होती है। अर्थात इनमें 22 जोड़ी गुणसूत्र क्या होते हैं? एक समान होते हैं महिला और पुरुष में। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जो 22 जोड़ी गुणसूत्र समान होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स कहते हैं। उन 22 जोड़ी गुणसूत्रों को ऑटोसोम कहा जाता, ऑटोसोम्स कहा जाता है। आई बात समझ में? एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है जो महिला के अंदर XX के रूप में तथा पुरुष के रूप के अंदर XY के रूप में उपस्थित होते हैं। अर्थात जो लिंग का निर्धारण करने वाले गुणसूत्र होते हैं वो एक जोड़ी गुणसूत्र होते हैं जिनको लिंग गुणसूत्र कहते हैं। महिला के अंदर वो XX के रूप में उपस्थित होते हैं और पुरुष के अंदर XY के रूप में उपस्थित होते हैं। हमारे एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए इतना ही महत्वपूर्ण है, ज्यादा जानना जरूरी नहीं है, इसलिए हम यहीं तक पढ़ेंगे कि महिलाओं में XX के रूप में और पुरुषों में XY के रूप में उपस्थित होते हैं। आगे हम बात करें गुणसूत्रों में
डीएनए व प्रोटीन पदार्थ पाए जाते हैं, अर्थात डीएनए गुणसूत्रों के अंदर पाए जाते हैं, जो आनुवंशिकता की एक इकाई के रूप में, यूनिट के रूप में होती है। जो डीएनए जो हमारे आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या संचरित करते हैं, लेके जाते हैं, वो डीएनए कहां पाए जाते हैं? गुणसूत्रों के अंदर पाए जाते हैं। दूसरी बात, गुणसूत्रों में प्रोटीन भी पाया जाता है, तो आनुवंशिकी गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का काम करते हैं, इसलिए इसे आनुवंशिकता की मूल इकाई कहा जाता है। समझ में आई बात? तो ये हमारा केंद्रक है, न्यूक्लियस है, वो क्या हुआ? संपन्न हुआ, समाप्त, कंप्लीट हुआ, पूर्ण हुआ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम ये कोशिका के केंद्र के पास रहते हैं, केंद्र के पास रहते हैं, जिसमें सेंट्रियोल्स होते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल्स क्या करते हैं? सेंट्रियोल्स जोड़ों के रूप में रहते हैं तथा स्पिंडल तंतुओं का उत्पादन कर कोशिका के विभाजन का कार्य करते हैं। जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो कोशिका के विभाजन में क्या करते हैं? सहयोग करते हैं, स्पिंडल तंतुओं का उत्पादन करते हैं, जो कोशिका के विभाजन में सहयोग करते हैं। ठीक है, नंबर 3 हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। केंद्र के चारों ओर आपने देखा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो क्या है? उपस्थित रहता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कोशिका के अंदर क्या काम होता है, इसकी क्या भूमिका होती है, ये क्यों आवश्यक होता है, और कौन सी क्रियाओं में, कार्यों में ये क्या लेता है? भाग लेता है, उनका अध्ययन हम अभी करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कोशिका ध्रुव, यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका ध्रुव में रहता है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका के साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। ठीक है, यह केंद्रक झिल्ली के संपर्क में रहता है, अर्थात केंद्रक है उसके चारों ओर क्या रहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैले रहते हैं। तो ये निश्चित रूप से केंद्रक झिल्ली के क्या रहते हैं? संपर्क में रहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, उनके ऊपर क्या होते हैं? राइबोसोम है, वो क्या है? चिपके रहते हैं। ठीक है ना, आपने देखा होगा कि बिंदुओं के रूप में हम कोशिका का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर स्पॉट के रूप में, डॉट के रूप में, बिंदुओं के रूप में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिपके रहते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा है वो किसका? प्रोटीन का तथा वसा का संश्लेषण होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रकार की, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार के होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं और क्या कार्य होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला दानेदार, जिसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। दूसरा होता है चिकना, जिसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। दानेदार रेटिकुलम के बीच में क्या होता है, के अंदर क्या होता है? इनकी सतह पर क्या होता है? बिंदुओं के रूप में राइबोसोम लगे रहते हैं, जिसकी वजह से ये रफ, इसकी सरफेस होती है वो क्या है? रफ होती है, क्योंकि बिंदुओं के रूप में, डॉट्स के रूप में इनके ऊपर क्या होता है? राइबोसोम लगे रहते हैं। आई बात समझ में? दूसरी बात करें कि राइबोसोम है वो प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। ये बात हमने पहले भी देख ली थी कि राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, और ये प्रोटीन व अन्य पदार्थों को दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करते हैं। अब हम देखा कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर डॉट के रूप में राइबोसोम लगे रहते हैं। तो जब उसके ऊपर चिपक जाते हैं तो राइबोसोम, जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब मूव करता है तो उसके साथ में प्रोटीन व अन्य पदार्थ भी कोशिका के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन को एक स्थान से दूसरे स्थान पे कोशिका में पहुंचाने में मदद करता है। आई बात समझ में? दूसरा हम बात करेंगे चिकने हुए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी क्या विशेषता होती है, क्या कार्य होते हैं? पहली बात तो ये क्या करता है?
ये वसा के कार्यों को संचालित करता है, और वसा के कारण ही, फैट के कारण ही, फैट की उपस्थिति के कारण ही इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। दूसरी और विशेष बात यह है, इसकी विशेषता है कि इसके साथ राइबोसोम नहीं होते हैं, जिसके कारण इनकी जो सतह होती है वो रफ नहीं होती है। कैसी होती है? चिकनी होती है, स्मूथ होती है। ठीक है, आई बात समझ में? तो आज की क्लास में हमारे जो कोशिका के कुछ घटक, जिनमें हमने देखा केंद्रक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेंट्रोसोम बच गए थे, उनको हमने कंप्लीट किया। ये हमारी कोशिका मुख्य रूप से क्या हो गई है? बेसिक रूप से क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है, पूर्ण हो गई है। आगे की कक्षाओं में हम एनाटॉमी के जो सिस्टम्स है, जैसे स्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, टिश्यूज है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इन सभी का अध्ययन करेंगे। तो इसी के साथ आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।